अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई सनसनीखेज है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज थे जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। और वो पैसेंजर कौन था? FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी पिछले 50 सालों से इस पैसेंजर की जरा बराबर इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकी। नाज़रीन, इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। न ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और न ही उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के जहाज बोइंग 727 था। नाज़रीन, इस जहाज ने पोर्टलैंड से सियाटल तक 45 मिनट में पहुंचना था। सन ग्लासेस और एक ब्रीफकेस के साथ डैन कॉपर नामी के पैसेंजर उस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज के सबसे आखिरी हिस्से में थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 17 में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कॉपर पीछे मुड़ा, अपने पास ही बैठी हुई एयर होस्टेस को हंसते हुए एक इन्वेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस चाफन्स था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने लिखा, मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। एयर होस्टेस मिलोरन शाफनस जब डैन कॉपर के बराबर आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कॉपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफिलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड के आखिर में उसने फ्लोरेंस शाफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फाड़ दूंगा। पैसेंजर जो जहाज पर मौजूद थे, उनको जहाज के पिछले हिस्से में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। नाज़रीन, डैन कॉपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे। एयर होस्टेस डैन कॉपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मैकलू था, वो भी एक इंटरकॉम लेकर डैन कॉपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कॉपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। नाज़रीन, याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था, जो कि रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है कि अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कॉपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको 35 मिनट में ही सियाटल में लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 45 पैसेंजर जो उस वाक़े में बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकली डिफॉल्ट की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज कर दी गयी। पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए, साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। नाज़रीन, डिमांड्स पूरी होने के बाद डैन कॉपर ने पैसेंजर्स को और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी। डैन कॉपर ने पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का कहा। उस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कॉपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलो के साथ पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाया जाए और जहाज की स्पीड 320 किलोमीटर फी घंटा हो। जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लिप्स खुले रहें और इसको अल्टीट्यूड सिटी ले जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कॉपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कॉपर रीनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया,
लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनू की तरफ रवाना था। इतने में डैन कॉपर ने पास बैठी टीना मैक्लो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा, डैन कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था और उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कॉपर ने वहां से छलांग लगा दी। उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना तो कॉपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकये के बाद डैन कॉपर का कहीं कोई पता ना चल सका, न ही जिंदा और न ही मुर्दा। आखिर डैन कॉपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कॉपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेज के खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पर सबूत, सिगरेट के टुकड़े और 2 में से 1 पैराशूट मिला था। नाज़रीन, यहाँ तक कि FBI की तलाश के बावजूद बदकिस्मती से कॉपर की सिर्फ टाई ही मिली जो वो पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कॉपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनाया गया। इससे पहले डैन कॉपर को सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता। FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट था, यानी जिस हाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो पहले से ही रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और अल्टीट्यूड बहुत पहले से मालूम ही था। साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्ड की मदद से पता चला जहाज का स्टेयरकेस 8:10 तक खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर डैन कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया कि 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना कॉपर का कोई निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला और ना ही पैसे। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कॉपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने उसके लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कॉपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया कर दिए गए और कॉपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि डैन कॉपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। तकरीबन 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया पेश आया। सिदरन वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। वहां पर एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर किनारे नोटों की 10 गड्डियां मिली। ये $20 की गड्डियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कॉपर लेकर गया था। डैन कॉपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय इसको सॉल्व करने के इस वाकये ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़ लोवेस रिवर में ये पैसे डैन कॉपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो मुखालिफ सिमत में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लोवेस रिवर से बहकर टीना बार में किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते थे। FBI के लिए ये मामला तो सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा था। न सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां ये पैसे बरामद हुए थे यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों बाद टीना बार के किनारे एक्स्ट्रा रेत निकाली गई थी और मिलने वाले पैसे उस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता था कि डैन कॉपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार पर आकर ये पैसे दफन किए थे। उस केस को लेकर FBI ने कॉपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई खातिर खा सुराग न मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कॉपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए।
एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कॉपर के स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये जाहिर होता था कि डैन कॉपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके ख्याल में डैन कॉपर कौन था और फिर वो कहां पे गायब हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।